हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिनसे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, होता यह है कि उन टॉपिक का हमारा या तो कॉन्सेप्ट क्लियर ना होता है या हमको वो टॉपिक समझ में नहीं आते हैं, तो हमारे वो क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाने के बावजूद भी वो गलत हो जाते हैं। दोस्तों, हमारा मकसद यही है कि जिन टॉपिकों से एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाए, हम उन सभी टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में ट्रिक के माध्यम से या इजी वे में समझाने की या समझने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके जो भी क्वेश्चन आए जो बार बार गलत हो वो गलत ना हो। इसके लिए हमने कई सारे वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, जिनको अगर आप देखना चाहते हो तो आप यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। अगर देखा जाए, हाल ही में जो हमारा NTA UGC नेट का एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी कई सारे दोस्तों ने मैसेज करके बताया है कि उनको ये सभी वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है, तो आप उन सभी वीडियो को ज़रूर देखें जो प्लेलिस्ट में डली हुई है। अब बात करते हैं हमारे आज के वीडियो की, तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ख़ास करके अगर मिडेवल हिस्ट्री का अगर जो लिटरेचर होता है, जिससे क्वेश्चन कई सारे एग्ज़ामों में NTA UGC नेट, PGT, TGT, अदर स्टेट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, मिडेवल हिस्ट्री से अगर लिटरेचर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो जियाउद्दीन बर्नी का क्वेश्चन ना है, ये हो ही नहीं सकता है। मतलब 99% अगर लिटरेचर के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस में सबसे ज़्यादा जियाउद्दीन बर्नी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो हमारा यही इसी के ऊपर रहने वाला है। जियाउद्दीन बर्नी के बारे में बात करेंगे, परिचय देखेंगे, इसके अलावा साहित्य में क्या योगदान रहा है इसको भी देखेंगे। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसका प्रमुख रचनाएं कि कौन कौन सी रचनाएं हैं बर्नी की, वो सारी चीज़ों को हम बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही अच्छी तरीके से विस्तार से देखेंगे। मुझे नहीं लगता दोस्तों, आज के बाद आपका ये वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन रहने वाला है, और ये वीडियो देखने के बाद इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होने वाला है। तो बिल्कुल अंत तक बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। तो चलते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर, जहाँ हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो जियाउद्दीन बर्नी से रिलेटेड जितनी भी जो भी बातें हैं इंपॉर्टेंट, जो हमारे एग्ज़ामों के अंदर पूछी जाती है, उन सभी बातों को हमने आज के वीडियो में शामिल किया है। इसके अंदर हम जियाउद्दीन बर्नी के परिचय को देखेंगे, इसके अलावा इतिहास में क्या क्या योगदान रहा है, किस तरीके से इन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दिए हैं वो देखेंगे। इसके अलावा इन्होंने क्या क्या रचनाएँ हैं, कौन सी रचना किसके लिए लिखी है, और रचनाओं के अंदर किस किस चीज़ों के बारे में उन्होंने कंटेंट दिया है, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अंत तक बने रहना है। तो चलते हैं हमारी अगली स्लाइड के ऊपर। सबसे पहले जियाउद्दीन बर्नी के हम परिचय की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो परिचय में किस तरीके से यहाँ पे जन्म हुआ है, इनका जन्म हुआ है 1285 AD में, AD यानी कि ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। और अगर हम बात करें दोस्तों, इनका जो एक दोस्त थे अमीर खुसरो और अमीर हसन देलवी इनके दोस्त थे। तो सबसे ज़्यादा जो इनके प्रिय मित्र थे अमीर खुसरो थे। तो अमीर खुसरो इनसे लगभग 32 या 33 साल बड़े थे। तो अमीर खुसरो का जन्म अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1252-53 में अमीर खुसरो का जन्म माना जाएगा, और 32 या 33 साल बड़े थे किससे, अमीर खुसरो से। अमीर खुसरो बड़े थे जियाउद्दीन बर्नी से। 1285 में इनका जन्म हुआ है। इसके बाद इनकी उपाधि देख लेते हैं दोस्तों। तो इनकी उपाधि जो थी नदीम की उपाधि, नदीम उपाधि भी थी और ये पोस्ट भी थी। कहने का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको नदीम की पोस्ट पर डाला था, मतलब नदीम की पोस्ट पे इनको हायर किया था। इसके अलावा इनको जिंदा दिल साथी भी कहा था, और ये दोनों जो उपाधियाँ मिली है ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दी गई है। इसके अलावा इनके बारे में विशेष क्या क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। इनका अंतिम समय सामाजिक बहिष्कार हो गया था। कहने का मतलब ये दोस्तों, इन्होंने पूरी ज़िंदगी तो अच्छे से बिताई है, सब कुछ किया है इन्होंने, अच्छे से घूमे फिरे, खाना पीना जो भी इनको पूरे शौक करने थे वो सब किए, मगर इनका जब लास्ट टाइम आया तो दोस्तों इनको उठा के जेल के अंदर डाल दिया जाता है। तो ये बात जो हमारा हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था NTA UGC नेट का, जिसका एग्ज़ाम अभी हुआ था फरवरी मार्च वाले एग्ज़ाम में जो हमारा हुआ है, उसके अंदर इस टाइप का एक स्टेटमेंट आया हुआ था जियाउद्दीन बर्नी के बारे में। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर करनी है कि जियाउद्दीन बर्नी से रिलेटेड कोई भी चीज़ मिस नहीं करके जानी है। तो ये वाला स्टेटमेंट इस टाइप का आया था कि किसका समय मतलब वेदांत
की मौत मरा है, तो ये सारी चीज़ें स्टेटमेंट में दिख जाएगी। फिरोज तुगलक के समय 5 वर्ष भटनेर जेल में रहा। तो देख सकते हो आप दोस्तों, इसका लास्ट जो स्टेज थी, इसकी लास्ट वाली जो एज थी, काफ़ी ज़्यादा बुरी निकली है। तो 5 वर्ष ये जेल के अंदर रहा है, भटनेर जेल के अंदर। और जेल में रहकर ही इतना बड़ा मल्टी टैलेंटेड इंसान था कि जेल में रहने के बाद लोगों के होश उड़ जाते हैं, या जो भी रहता है उनका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, या स्ट्रेस में चले जाते हैं। मगर ये महान इंसान ने जाकर जेल के अंदर जाकर इन्होंने अपनी पुस्तक लिख दी। तो पुस्तक कौन सी? तारीख-ए-फिरोजशाही, जो सबसे ज़्यादा महानतम पुस्तक मानी जाती है इसकी, जिसके बारे में सारी जानकारियाँ मिलती है, यानी कि फिरोज तुगलक के शासनकाल के 6वें वर्ष तक के बारे में जानकारी मिलती है इसमें। तो वो पुस्तक इसने जेल के अंदर बैठ के लिखी है दोस्तों। तो आप समझ सकते हो कि इसका किस लेवल का, नेक्स्ट लेवल का इसका माइंड था। तो ये चीज़ें इसने जेल में बैठ के लिखी है। इसके बाद एक और स्टेटमेंट आता है, बर्नी की मृत्यु जो है ये बेदांत, यानी कि इसके मुंह में दांत भी नहीं थे, बीमार भी था और रोजी के लिए भीख मांग रहा था। भीख मांगने की हालत में इसकी मृत्यु हुई है। मतलब इतनी बुरी मृत्यु हुई है इसकी। मतलब जब समकालीन टाइम पे इसकी मृत्यु हुई, उस टाइम पे इस लोगों को लोगों को इसके बारे में पता नहीं था कि ये कितना महान इंसान, या कितना ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड, या कितना ज़्यादा विद्वान इंसान है, या इसने ऐसी ऐसी पुस्तकें लिख रखी है। मगर ये मर गया, उसके बाद जब लोगों को पता चला, तब जाके आज हम ये सब चीज़ें जान पा रहे हैं। तो दोस्तों, इसकी मृत्यु इतनी बुरी हालत में हुई है, देख सकते हो आप कितने विद्वान आदमी की मृत्यु ऐसी हो रही है, बेदांत। और ये स्टेटमेंट NTA-UGC नेट के अंदर आ चुका है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देख लेते हैं और सामान्य परिचय में क्या क्या बातें हैं इंपॉर्टेंट। बर्नी की जो दादी थी वो केतल के सैयद घराने की थी। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, मुस्लिम संप्रदाय या इस्लाम धर्म में सैयद घराना जो होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। मतलब नबी जो पैगंबर साहब हैं, उनका जो घराना था उसी से रिलेट होता है ये सैयद घराना। तो इस हिसाब से मतलब उनके जो वंशज होते हैं वो सैयद कहलाते हैं। जैसे कि आपने दिल्ली सल्तनत के अंदर एक वंश पढ़ा होगा, सैयद वंश। तो सैयद वंश अपने आप को पैगंबर के वंशज मानते थे। तो उसी हिसाब से देख सकते हो आप, बर्नी की जो दादी थी वो केतल के सैयद घराने की थी। तो मतलब ये अच्छा परवरिश और अच्छा घर खानदान वाला इंसान था, मगर इसकी मौत कितनी बुरी हुई है आप देख सकते हो। इसके अलावा दूसरी बात यहाँ पे दी गई है, अमीर खुसरो से 32 या 33 वर्ष, मतलब बर्नी से तो यहाँ पे जो ये बर्नी के बारे में बताया गया है, बर्नी नहीं, यहाँ पे अमीर खुसरो जो थे वो बर्नी से 32 या 33 वर्ष बड़े थे। इसके बारे में हमने शुरू में बात कर ली, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है। अगर ये आपकी जो PPT या PDF जब मिलेगी तो इसको हम ठीक कर देंगे इसमें। तो अमीर खुसरो जो थे वो बर्नी से 32 या 33 वर्ष बड़े थे। तो अमीर खुसरो का जन्म जो था 1252-53 में इनका जन्म हुआ था अमीर खुसरा को, और बर्नी का जो जन्म हुआ था वो 1285 में हुआ था। इस हिसाब से अमीर खुसरो बड़े हुए हैं और बर्नी छोटा हुआ है उनसे। और हालांकि इन दोनों के बीच में अच्छे रिलेशन थे, दोनों फ्रेंडली रहते थे साथ में। इसके बाद देख लेते हैं, बर्नी को मोहम्मद बिन तुगलक ने नादिम, जिसके बारे में हमने बात की थी कि ये उपाधि भी थी और ये पोस्ट भी थी इसकी। तो नादिम अर्थात मतलब नादिम की जो पोस्ट होती है वो क्या होती है, सुल्तान का खाली समय में मनोद विनोद करने वाले का पद दिया था। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बर्नी को जो है यहाँ पे जो पद दिया था वो मनोद विनोद, यानी कि टाइम पास करवाना और अपना लेक्चर देना, कंपनी देना, इस तरीके का जो पोस्ट होता है नादिम का, वो पोस्ट बर्नी को दिया था। और इस पोस्ट के ऊपर वो 17 वर्ष रहा था। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको कौन सी पोस्ट पे इसको रख रखा था, जो 17 वर्ष तक इसके ऊपर कार्य किया है इसने। इसके बाद देख लेते हैं, बर्नी ने अपनी पुस्तक लिखी है, जितनी भी जो इन्होंने साहित्य की रचनाएं की है, उसको उसने अमीर एवं कुलीन लोगों को समर्पित किया। मतलब गरीब गुरबों लोगों के इन्होंने कोई बात नहीं की है, निम्न कुल के लोगों के इसमें कोई बात नहीं की है। इसको चाहिए था बस अमीर लोग और कुलीन लोग। तो अमीर और कुलीनों के बारे में इसने बातें लिखी है, और उन्हीं लोगों को ही अपनी जो भी इन्होंने साहित्यिक रचनाएँ की, जो भी पुस्तकें लिखी है, वो सभी उन्हीं लोगों को समर्पित की है। तो ये आप समझ सकते हो, कहने का मतलब ये कि बर्नी शुरू से रईस घराने का था, इनकी जो दादी थी वो सैयद घराने की थी, और इनके शौक भी थोड़े VIP थे। तो ये अमीर लोगों के साथ ही उठना बैठना, अमीर लोगों की बातें करना, अमीर लोगों के बारे में ही लिखना, और जो भी लिखना है वो उनको ही समर्पित करना। तो इसलिए इन्होंने छोटे तबके के लोगों को, निम्न कुल के लोगों को कभी ध्यान नहीं दिया। और जो भी साहित्यिक रचनाएँ लिखी है वो सभी बड़े बड़े लोगों के लिखी है, जैसे कि राजा महाराजाओं के बारे में, कुलीन लोगों के बारे में, अमीरों के बारे में, इन लोगों के बारे में इन्होंने साहित्यिक रचनाओं को लिखा है। इसके बाद देख लेते, उसका मत था कि इतिहास केवल ईमान वालों को
यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो उसका मत था कि इतिहास केवल ईमान वालों को ही जो है केवल कुलीनों के पास होता है। यहाँ पे जो टाइपिंग मिस्टेक हुई है वो ठीक कर देंगे, थोड़ा सा एक स्टेटमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जितनी भी जो भी बातें लिखी है अमीर और कुलीन लोगों के लिए लिखी है इन्होंने। इसके बाद अगला देख लेते हैं हम। यहाँ पे बर्नी विश्व का सबसे वृद्ध इतिहासकार था, यानी कि बर्नी जो इतिहासकार था सबसे ज़्यादा ओल्ड एज का इतिहासकार था। उसने अपने साहित्यिक जीवन की जो शुरुआत की है, कहने का मतलब इसने पूरी लाइफ तो अच्छे से एंजॉय किया है, खूब घूमा फिरा, जितने भी जो भी शौक थे वो सब पूरे किए हैं। मतलब लास्ट टाइम में जब इसको जेल में उठा के डाल दिया जाता है तो इसकी एज होती है 69 यानी कि 69 वर्ष। और जब ये 69 वर्ष का होता है तब इसको साहित्य लिखने की सूझती है। तो अब ये साहित्य लिखने के लिए बैठ गया है भैया। तो 69 वर्ष की एज में जेल में रहकर अब इसको टाइम पास करना है जेल में रहकर। तो अब जाइए जेल में रहकर क्या कर रहा है, 69 वर्ष की उम्र में इतिहास लेखन का कार्य प्रारंभ करता है। और क्या बताता है आगे जाके, ये बर्नी की पुस्तक फतवाए जहांदारी के अंदर ये बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताता है। इसमें महमूद गजनवी का अपने पुत्रों को दिया गया संदेश, मतलब महमूद गजनवी ने जो अपने पुत्रों को उपदेश दिया था, संदेश दिया था, उसके बारे में फतवाए जहांदारी के अंदर लिखा है, जिसमें राजनीतिक दर्शन एवं आदर्श सुल्तान के गुण का उल्लेख मिलता है। कहने का मतलब इसके अंदर फतवा दिया गया है जहांदारी यानी कि शासन करना, किस तरीके से आपको शासन चलाना है, किस तरीके से आपको प्रशासन चलाना है, क्या क्या राजनीतिक दर्शन होते हैं, और एक आदर्श सुल्तान यानी एक डिसेंट सुल्तान के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए, ये सारी बातों के बारे में इसने फतवाए जहांदारी के अंदर लिखा है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बर्नी के किस साहित्य के अंदर आदर्श सुल्तान के गुण के बारे में उल्लेख किया है, तो आपको लगाना है फतवाए जहांदारी। तो फतवा ही आपको याद रख लेना, फतवा जो होता है ये रूल रेगुलेशन के लिए ये शब्द यूज होता है, फारसी भाषा का ये वर्ड है। तो फतवा से आपको ये रिलेट करना है। इसके बाद देख लेते हैं फतवाए जहांदारी में दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए सिद्धांत एवं आदर्शात्मक रचना की है। तो मतलब ये दिल्ली सुल्तान के लोगों के लिए, जो दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान थे उनके लिए ये रचनाएं की थी, जिसमें उन्होंने सिद्धांत दिया और आदर्श सुल्तान किस तरीके से होता है इसके बारे में बताया। तो इसके बारे में हमने बात कर ली है। इसके बाद बर्नी ने संपूर्ण मुस्लिम जगत का आदर्श सुल्तान महमूद गजनवी को बताया है। ये भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि महमूद गजनवी को संपूर्ण मुस्लिम जगत का आदर्श सुल्तान किसको बताया है, तो महमूद गजनी को बताया है। इसके अलावा दूसरा उठा के पूछ लेंगे बर्नी ने संपूर्ण जगत का आदर्श सुल्तान किसको बताया, तो महमूद गजनी को बताया। ये भी आपको याद रख लेना है। दूसरा, दिल्ली सल्तनत का सबसे आदर्श सुल्तान किसको बताया, हालांकि इसने 17 साल सर्विस दी है उसके मोहम्मद बिन तुगलक के समय, पर फिर भी इसने आदर्श सुल्तान किसको बताया, जिसके यहाँ वो 6 साल रहा है, जिसके यहाँ वो मतलब जिसके शासनकाल में वो 6 वर्ष तक रहा है, उसी को इसने आदर्श सुल्तान बताया। किसके लिए किसको बताया, फिरोज तुगलक को इसने आदर्श सुल्तान बताया है। तो आप समझ सकते हो मतलब खाया किसका है और दिया किसको है, तो ये इसने दगाबाजी की है इसमें भी। इसके बाद इसकी प्रमुख रचनाओं की बात कर लेते हैं दोस्तों, जिसने मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। NTUGC नेट का अगर एग्ज़ाम हो रहा है और लिटरेचर से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो 99% मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि बर्नी की जितनी भी जो साहित्यिक रचना है उनमें से कोई ना कोई एक रचना के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो NTUGC नेट के अंदर मैच करने वाला क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, और जो हमारे छोटे एग्जाम होते हैं TGT PGT उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो साहित्य में बर्नी की रचनाओं को पूछना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो एक रचना इनकी फतवाए जहांदारी, जिसके बारे में हमने बात कर ही लिए। तारीख फिरोज शाही, इसके बारे में आप देखेंगे क्या क्या इसके अंदर वर्णन मिलता है। सालात कबीर, इसके बाद हसरतनामा, सहीफ़ नात मोहम्मदी, ये भी आपका हमारे NTUGC नेट का जो हाल ही में एग्ज़ाम हो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो सेकंड शिफ्ट के अंदर ये एग्ज़ाम आया था। सहीत नात मोहम्मदी मैच करने वाला शायद ये क्वेश्चन आया था। तो 2 क्वेश्चन आपको इस पूरी स्लाइड के अंदर देखने को मिल गए हैं, जो हाल ही का एग्ज़ाम हुआ था उसी के अंदर आ चुके हैं। इसके बाद तारीख आले 12 मीका, ये भी क्वेश्चन कई सारे एग्जामों में पूछा गया। तारीख आले 12 मीका किसकी रचना है, तो ये बर्नी की रचना है। ये आपको आंख बंद करके बेझिझक होकर ये आंसर लगाना है। इसके बाद बात कर लेते हैं बर्नी की पुस्तक को सामने लाने का श्रेय। जैसे कि अब ये बर्नी महोदय तो अपनी पुस्तक वगैरह लिख के चले गए हैं सभी कुछ, मगर इनको सामने लाने का श्रेय किसको जाता है, मतलब इनकी रिसर्च किसने की, इनको कलेक्ट किसने किया, तो साइमन डिग्गी महोदय ने इसको कलेक्ट किया है, मतलब इनका श्रेय इन्हीं को जाता है। इसके बाद उनके अनुसार बर्नी की गलतियां अभी तक जितनी व्यापक मानी जाती रही है
उससे कई अधिक अधिक व्यापक है। मतलब बर्नी ने साहित्य तो लिखा है मगर उसमें कई तरह की गलतियाँ छोड़ी है, उसके अंदर डेट वाइज गलतियाँ छोड़ दी है, भ्रामक विवरण दिया है, किसी को बड़ा चढ़ा कर लिख दिया है, किसी के बारे में गलत सलत लिख दिया है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई है कि बर्नी ने मतलब गलतियाँ जितनी हमने अभी आज तक सोच रखी थी उतनी नहीं है, उससे भी कई ज़्यादा बर्नी ने गलतियाँ की हैं साहित्य लेखन में। इसके बाद आगे चलते हैं, तारीख फ़िरोज़ शाही की बात कर लेते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट रचना बर्नी की मानी जाती है। अब आपको अगर कन्फ्यूजन अगर हो रहा होगा तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि तारीख फ़िरोज़ शाही 2 रचनाएं हैं। एक तारीख फ़िरोज़ शाही तो बर्नी की है जो शुरुआत की है। इस छठे वर्ष के बाद में जो तारीख फ़िरोज़ शाही लिखाई जाती है वो अफीफ़ की तारीख फ़िरोज़ शाही है, और दोनों की तारीख फ़िरोज़ शाही अलग अलग है। अफीफ़ की जो फ़िरोज़ शाही है, तारीख फ़िरोज़ शाही, उसके अंदर ओनली फ़िरोज़ तुगलक के बारे में जानकारी मिलती है। बाकी बर्नी की जो तारीख फ़िरोज़ शाही है उसके अंदर मिन्हाजुद्दीन सिराज की जो तबक़ात नासिरी है उसके बाद की जितनी भी घटनाएं हुई है, तब मतलब नासिरुद्दीन महमूद के बाद की जितनी भी जो घटनाएं हुई है केकूबाद वगैरह, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, और जो हमारा मुबारक खिलजी है, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फ़िरोज़ तुगलक के छठे वर्ष शासन के राज्य अभिषेक के छठे वर्ष तक की जानकारी इस तारीख फ़िरोज़ शाही के अंदर मिलती है। और इसके बाद वाली जो तारीख फ़िरोज़ शाही होती है, मतलब छठे वर्ष के बाद की जो तारीख फ़िरोज़ शाही होती है उसके लेखक अफीफ़ है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। देख लेते हैं तारीख फ़िरोज़ शाही के बारे में। तो के निज़ामी के अनुसार उसकी लेखनी दवात यानी कि दवात कागज के अतिरिक्त और उसके पास केवल अपनी स्मृति थी। तो स्मृति का मतलब माइंड था। तो जब दोस्तों इसको फ़िरोज़ तुगलक के शासनकाल में भटनेर दुर्ग में 5 वर्ष के लिए डाल दिया जाता है, तब इसकी एज 69 वर्ष होती है। तो ये अपनी लाइफ पूरी बिता चुका है इन लोगों के शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक और जलालुद्दीन खिलजी, केकूबाद, इन सभी लोगों के शासनकाल में अपनी सेवाएं दे चुका है। सब लोगों की बातें इसके माइंड के अंदर है। तो वही सारी माइंड की बातों को रिकॉल कर 69 वर्ष की उम्र में इसने लेखन कार्य स्टार्ट किया। तो आप सोच सकते हो इसकी मेमोरी कितनी तेज थी, इतने सारे विवरण दिए, इतने सारे स्टेटमेंट दिए। स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा इसी के पूछे जाते हैं। तो वो सारे स्टेटमेंट इसने 69 वर्ष की उम्र में रिकॉल कर फिर इसने साहित्य की रचना की है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा इसके अंदर माइंड के अंदर भरा पड़ा था ये सारी चीज़ों। इसके बाद तारीख फ़िरोज़ शाही के विषय में बर्नी कहता है, मैं शपथ लेकर कहता हूँ, मतलब बर्नी उसके ऊपर प्राउडली फील करके अपने आप की बड़ाई करता है कि मैं शपथ लेकर कहता हूँ कि यदि संसार के बादशाह जमशेद एवं खुसरो तथा विशेष प्रकार के बादशाहत करने वाले, मतलब विशेष प्रकार की जो स्पेशल बादशाहत करने वाले नौशेरवा एवं परवेज यदि जीवित होते तो मैं ये इतिहास की पुस्तक, तारीख फ़िरोज़ शाही के बारे में बता रहा है वो, कि इतिहास की पुस्तक उनके पास ले जाता। यदि अरस्तू और बाचर्च में इस इतिहास पर नज़र डालते, मतलब इन दोनों के बारे में बोलता कि यार ये इतिहास पर नज़र डालते जो मैंने लिखा है तारीख फ़िरोज़ शाही, तो मेरे साथ न्याय करते और मेरी प्रशंसा करते। तो ये आप सोच सकते हो अपने आप की बड़ाई कर रहा है कि मैंने इस तरह की पुस्तक लिखी है जो बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में इतिहास लिखा है, जिसके बारे में अगर इन लोगों को पता चलता या इन लोगों के पास मैं अपनी पुस्तक ले जाता तो काफ़ी ज़्यादा बड़ाइयाँ करते, काफ़ी ज़्यादा मेरी प्रशंसा करते। मगर ये लोग तो जो है मुझको भीख मंगवाने के ऊपर उतारू हुए, मुझको जेल के अंदर डाल दिया है। तो ये सारी चीज़ें ये इसके अंदर लिखा है। इसके बाद मोहम्मद हबीब ने भी कहा इनके बारे में, क्या कहा है, मोहम्मद हबीब ने इस पुस्तक को सल्तनत काल की सबसे महान रचना माना है। तो महान रचना क्यों माना है दोस्तों? क्योंकि इसमें इतिहास लेखन के कई सारे गुण देखने को मिलते हैं। इसने घटनाओं को सिस्टमेटिक वे में लिखा है और अच्छी तरीके से इसने लिखा है। यह पुस्तक वहीं से शुरू होती है जहाँ पर मिन्हाज ने अपनी तबक़ात नासिरी को समाप्त की थी। 1357 में इस पुस्तक को पूर्ण किया था। तो आप समझ सकते हो दोस्तों 1357 में जब मिन्हाज की पुस्तक, मतलब 1357 में इसकी मृत्यु, ये अपनी पुस्तक को लिखकर समाप्त कर देता है। तो 1357 में ये फ़िरोज़ तुगलक के समय समाप्त कर देते हैं। और फ़िरोज़ तुगलक का जो शासनकाल होता है वो 1351 से स्टार्ट होता है दोस्तों। तो 6 साल के बाद इसका ये लिख देता है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये 1357 तक की जानकारी देती है। नासिरुद्दीन महमूद की जो तबक़ात नासिरी है मिन्हाजुद्दीन सिराज की, उससे लेकर तो 1357 तक की जानकारी इसके अंदर मिलती है। इसके बाद तारीख फ़िरोज़ शाही में बलबन से लेकर फ़िरोज़ तुगलक के शासन के छठे वर्ष तक
कुल 9 शासकों के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा शासनों के बारे में इसने जानकारी दी है। और ये सारी जानकारी इसने मतलब ऐसे हैंड रिटन या हैंड टू हैंड नहीं लिखा है, ये सारी चीज़ें इसने लिखी है जब ये भटनेर दुर्ग के अंदर मौजूद था, तब जाकर ये पूरी साहित्य की रचना लिखी है। 69 वर्ष की उम्र में जब ये था तब इसने साहित्यिक जीवन की शुरुआत की है। इसके बाद बर्नी ने 4 विद्वानों के बारे में क्या जानकारी दी है। बर्नी 4 विद्वानों को सच्चा इतिहासकार कहा है। एक तो हसन निजामी, दूसरा ओफी, तीसरा मिनहाज और चौथा है फतेहनामा के लेखक और ताजुद्दीन इराकी के पुत्र कबीरुद्दीन इराकी। तो ये 4 लोगों के बारे में स्टेटमेंट आपसे कुछ उठा के पूछ लिया जाएगा या ऑप्शन दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा नहीं था या कौन सा था। तो ये आपको याद रखना है कौन कौन है। एक तो हसन निजामी, दूसरा ओफी, तीसरा मिनहाज, तो ये 3 के बारे में तो आपने सुन रखा होगा। दूसरा ताजुद्दीन इराकी के पुत्र है कबीरुद्दीन इराकी। तो ये 4 जो है ये सच्चा इतिहासकार है बर्नी की नज़र में। इसके बाद बर्नी ने ही बलबन के राजत्व का प्रतिपादन अपने ग्रंथ तारीख फिरोजशाही में किया है दोस्तों। तो तारीख फिरोजशाही के अंदर ही बलबन का राजत्व आप समझ सकते हो कि फारसी परंपराओं को काफ़ी ज़्यादा उसने अपने शासनकाल के दौरान लागू किया था। तो वो सारी चीज़ें बलबन किस तरीके से अपने राजत्व को प्रतिपादित किया था, किस तरीके से उसने सारी चीज़ें के नवरोज़ के त्यौहार और सजदा पेबोस वगैरह ये सारी चीज़ों को इसने शुरू किया था, उन सब के बारे में अपनी तारीख फिरोजशाही के अंदर ये जानकारी दी है। तो आप समझ सकते हो बलबन से लेकर फिरोज तुगलक के बारे में जितनी भी जानकारी सारी इस पुस्तक के अंदर मिल जाती है। और बलबन की जो वसीयत होती है उसको भी इसने संकलित किया था। तो बलबन ने वसीयत जो की थी उसका संकलित करने का कार्य भी बर्नी ने किया था। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाता है कि बलबन की वसीयत को किसने संकलित किया था। तो अमीर खुसरो, इसामी, बर्नी, फरिश्ता कुछ भी उठा के दे देंगे तो आपको बर्नी लगाना है। इसके बाद बर्नी ने बलबन को खुफिया कातिल कहा है। तो खुफिया कातिल क्यों कहा है दोस्तों, इसने चुपचाप बलबन ने जितने भी जो भी अमीर थे इसके अपोजिट वाले उन सभी अमीरों की इसने हत्या करवा दी थी। तो इन्होंने जब अमीरों की हत्या करवा दी थी उसी को लेकर इसने खुफिया कातिल कहा था बलबन को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। इसके बाद और बड़े पैमाने पर कत्ल करने वाला व्यक्ति भी कहा है। तो बड़े पैमाने पर व्यक्तियों का कत्ल किया है, किसने किया, बलबन ने किया। तो व्यक्ति में कौन, अमीरों का जो 40 तुर्क गुलाम थे, मतलब जो चहलगानी थी, तुर्कान चहलगानी, उसके जो सदस्य थे उनको मारने का काम बलबन ने किया था। तो इसी वजह से इसको टाइटल दिया था बलबन को खुफिया कातिल का। इसके बाद इसने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या जानकारी दी दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में बताता है कि जितना खून अलाउद्दीन खिलजी ने बहाया है उतना मिस्र के सराओं के फ़राओं ने भी नहीं बहाया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। कई बार ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, लोग मोहम्मद बिन तुगलक को लगाते हैं क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कई सारी नीतियाँ इसी टाइप की अपनाई थी। उसने भी, उसका भी जो राज दरबार था वो कभी खून से खाली नहीं रहता था, मतलब हर समय खून बहता रहता था। इस टाइप का भी स्टेटमेंट देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे फ़राओ और मिस्र के फ़राओ और सराओं की जो तुलना की है वो अलाउद्दीन खिलजी की है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने भी काफ़ी ज़्यादा खून बहाया है। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में क्या जानकारी दी है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखता है कि इसके दरबार में प्रतिदिन दोषी निर्दोषी मानव रक्त को बहता हुआ देखा जा सकता है। तो आप देख सकते हो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक का दरबार भी रक्त रंजित रहता था, खून की नदियाँ या खून बिल्कुल बहता रहता था। तो ये दोनों चीज़ें आपको कन्फ्यूज करेगी, क्योंकि आपको यहाँ पर याद रखना है जब तुलना करने की बात आती है मिस्र के फ़राओं से तब अलाउद्दीन खिलजी लगाना है, बाकी खून तो यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भी बह रहा है। इसके बाद देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को नाकाम परियोजनाओं का मेधावी करता धरता घोषित किया है दोस्तों। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए मोहम्मद बिन तुगलक ने जितनी भी योजनाएं चलाई है, सांकेतिक मुद्रा हुई या राजधानी परिवर्तन हुआ, खुरासान कराची का अभियान हुआ, तो ये सारी चीज़ें उल्टे सीधे काम किए। मतलब कुल मिला के मोहम्मद बिन तुगलक ने जितने भी काम किए सारे काम बिगाड़े काम किए उसने। तो इन सारे कामों की वजह से इसको नाकाम परियोजना, नाकाम मतलब कोई भी मतलब अपने जो निश्चित उद्देश्य था उसको पूरा नहीं कर पाया तो नाकाम रही। उन्हीं परियोजनाओं का मेधावी मतलब इंटेलिजेंट या टैलेंटेड आदमी जो होता है मेधावी करता धरता घोषित किया है। मतलब दिमाग तो काफ़ी ज़्यादा था मगर ये नाकाम रहा है। तो ये बात मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बर्नी ने कही है। और क्या क्या उल्लेख इसने किया है देख लेते हैं दोस्तों। बर्नी के अनुसार 13वीं सदी में युवतियाँ भारतीय गणिकाओं, ये गणिकाएँ है दोस्तों, गणिकाओं जो डांसर होती है,
गणिकाओं के द्वारा दरबार के लिए फारसी तथा हिंदी संगीत का प्रशिक्षण दिया जाता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। एनटीए यूजीसी नेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, लगभग 1 या 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ईयर तो मुझे नहीं पता है, मगर ये क्वेश्चन PYQ है, तो आपको ये याद रखना है। बर्नी के स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर स्टेटमेंट अगर पूछ लिया जाएगा तो बर्नी का ही पूछने का सबसे ज़्यादा चांसेस होता है। इसके बाद देख लेते हैं, बर्नी ने समकालीन हिंदुओं के विषय में लिखा है कि भयभीत होने के बावजूद हिंदुओं ने अपने दिल से इस्लाम को वैसे ही निकाल फेंका जैसे आटा गूंथते समय उसमें पड़ गए बालों को निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात बोली है इसने, मतलब इनकी जो सोच थी बर्नी की, ये संकीर्ण बुद्धि का था। कहने का मतलब हिंदुओं के प्रति इसकी संकीर्ण मानसिकता थी। तो ये उनके बारे में लिखता है कि हिंदू लोग भयभीत तो थे, मगर उसके बावजूद भी ये अपने दिलों से इस्लाम को निकाल फेंके थे। तो इनके अंदर भय नहीं था इन सब चीज़ों का, मतलब फिर भी ये इस्लाम से मोहब्बत नहीं करते थे। सहीफ़ नायत मोहम्मदी जो इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रचना है, जिसके अंदर नबियों की जो नात वगैरह है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलती है। तो देख लेते हैं। उसके अंदर भी एक स्टेटमेंट दिया है, इल्तुतमिश के वजीर, तो इल्तुतमिश के संबंध में एक बात लिखी है इसने, वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी से कहलवाता है, मतलब जुनैदी से कहलवाता है इल्तुतमिश कि मुसलमानों तो खाने में नमक के बराबर है, मतलब खाने में नमक के बराबर है मुसलमान। जब इल्तुतमिश का शासन काल था 1210 से लेकर 1236, तो उस समय की बात बताई गई है कि मुसलमान उस समय भारत के अंदर खाने में नमक के बराबर है। अगर हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया तो ऐसी आग भड़केगी कि काबू नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों, उस समय काफ़ी ज़्यादा मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा कम थी। अगर उस समय अगर धर्म परिवर्तन का कार्य करवाया जाता था तो हिंदू लोग या हिंदू प्रजा उसके ऊपर भड़क जाती या विद्रोह कर देती। तो ऐसी आग भड़कती कि उसके ऊपर काबू नहीं पाया जा सकता था, क्योंकि मुसलमानों की जो संख्या थी काफ़ी ज़्यादा कम थी। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट बर्नी ने दिया है। और ये स्टेटमेंट किस में मिलता है? सहीफ़े नात मोहम्मदी के अंदर ये स्टेटमेंट मिलता है। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, इलियट ने क्या कहा है बर्नी के बारे में। इलियट ने बर्नी को पक्षपातपूर्ण वृत्तांतकार कहा है। तो पक्षपातपूर्ण वृत्तांतकार क्यों कहा है दोस्तों? इसने लोकल लोगों के बारे में या निम्न तबके के बारे में, समाज के बारे में काफ़ी कम जानकारी दी है। इसने उच्च कुलीन, राज दरबार और राजा महाराजाओं की प्रशंसाओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें लिखी है। हालांकि इसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय मोहम्मद बिन तुगलक की तो बुराई नहीं की है, पर मोहम्मद बिन तुगलक के मर जाने के बाद उसने मोहम्मद बिन तुगलक की भी बुराइयाँ की है। उसका एक स्टेटमेंट आता है कि इसके बारे में अगर इनकी कमियाँ लिखने लग जाऊँ तो किताबें छोटी पड़ जाएंगी, किताबें कम पड़ जाएंगी, इस टाइप का स्टेटमेंट देखने को आता है। तो इसने राजा महाराजाओं की प्रशंसा ही काफ़ी ज़्यादा की है। इसके बाद पीटर हार्डी ने क्या कहा है? तो पीटर हार्डी के अनुसार बर्नी ने इतिहास को मुस्लिम धर्मशास्त्र की एक शाखा के रूप में वर्णित किया है। कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम धर्मशास्त्र या मुस्लिम धर्म से रिलेटेड इसने जितना भी अपना साहित्य लिखा है तो मुस्लिम धर्मशास्त्र यानी कि इस्लाम को फोकस करके लिखा है। तो इस्लाम को फोकस करके ही पूरे अपने साहित्य की रचना की है और मुस्लिम से रिलेटेड बातें लिखी है। तो ये सारी चीज़ें हमें बर्नी के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर, और अगर आपको अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा आप मैसेज करके या कांटेक्ट करके आप बता सकते हो कि जहाँ भी आपको जिस टॉपिक में जो भी प्रॉब्लम आए वो बिल्कुल बता सकते हो। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल कंटेंट आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको PYQ की सीरीज़ भी हमने शुरू कर रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर आप वो PYQ की सीरीज़ देख सकते हो। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।